एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला अगर दिया हो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है अगर मैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से या 2 से 3 से, तो जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है उसके रेफरेंस में ग्राफ क्या शिफ्ट होगा, क्या चेंजेस होंगे। y इज इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर है तो n की वैल्यू अगर मैं निगेटिव रखता हूँ या फिर पॉजिटिव रखता हूँ या फिर कोई भी फ्रैक्शन में डाल देता हूँ वैल्यू n की, तो ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे कंपेयर टू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो उसके रेफरेंस में क्या चेंजेस होंगे वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे और ग्राफ बना के विजुअलाइज करेंगे, इसको फील करेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, किधर शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर, तो इसमें मुझे n की वैल्यू सारे रियल नंबर के लिए कवर करना है, पूरे ग्राफ को विजुअलाइज करना है कि क्या क्या डिफरेंस आएंगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के रेफरेंस में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले मैं ड्रॉ करूं, अगर बात करूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, अगर मैं इसकी बात करूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा और ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसके रेफरेंस में सपोज जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। तो कल को अगर मुझे कोई बोले कि प्लॉट करो ग्राफ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का, इसी प्लेन पे y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है और मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिया हुआ है, तो वो y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का ग्राफ इस पे कैसे बनेगा वो चीज देखना है हमें। तो वो चीज कैसे होगा वही देखना है हमें। तो एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, कोई भी लाइन। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की x इक्वल्स टू 2, ये लाइन ड्रॉ की x इक्वल्स टू 2 की, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको कर्व 1 बोल देता हूँ, कर्व 1 C1, ये हो गया कर्व 1। और ये x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे कट करेगा तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में अगर x वैल्यू 2 डाल दूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया 2, 4। अब अगर मुझे ये प्लॉट करना हो इसी प्लेन पे y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो इसमें अगर मैं x वैल्यू 2 डालूंगा तो यहाँ से मुझे कितनी आएगी y की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8, यहाँ से आएगा y की वैल्यू 8। इसका मतलब ये हुआ कि जब x वैल्यू 2 है तो ये वाला जो कर्व बना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसमें पॉइंट आ रहा है 2, 4, और सेम इसी लाइन पे जब दूसरा वाला कर्व को कट करेगा जहां भी बनेगा तो वो वहां पे होगा y की वैल्यू 8, सपोज यहाँ पे होगी y की वैल्यू 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व जो दूसरा वाला बनेगा y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का, वो जरूर यहाँ से पास कर रहा होगा। लेट से इसको पॉइंट P बोल देते हैं, इसको पॉइंट Q बोलते हैं। तो जो कर्व है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वो जरूर पॉइंट Q से पास करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि कर्व यहाँ से पास करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। बाकी जो और पॉइंट देखते हैं, 0 पे तो पास करेगा ये ओरिजिन से, यहाँ पे तो ऑब्वियस ही है। और अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लेता हूँ x इक्वल्स टू -2 ले लेता हूँ, सपोज ये लाइन हो गई x इक्वल्स टू -2, तो -2 की लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को कहाँ पे कट करेगा, x की वैल्यू -2 डालेंगे यहाँ पे तो मुझे y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये पॉइंट हो गया -2, 4। वैसे सेम पे रहेंगे ये, इसको अच्छे से डिनोट करता हूँ, इसके जस्ट सामने होगा, तो ये हो जाएगा -2, 4, ये पॉइंट हो गया -2, 4 हो गया, इसको P डैश बोल देता हूँ। और अगर ये x इक्वल्स टू -2 की लाइन है, सपोज ये लाइन है x इक्वल्स टू -2 की, तो जो दूसरा वाला कर्व होगा y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो उसमें अगर x की वैल्यू -2 डालेंगे तो वहां से भी आएगा कितना, 8 आ जाएगा वहां से भी, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8, जरूर 8 पे कट कर होगा। 8 अगर ये वाला पॉइंट है 2, 8 यहाँ पे अगर क्यू, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे हो जाएगा -2, 8 यहाँ पे हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा -2, 8। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको क्यू डैश बोल दूं तो इसका ये मतलब हुआ कि पॉइंट क्यू और जो ये इसका जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो क्यू और क्यू डैश से पास करेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि 2 पॉजिटिव है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमें इतना हिंट मिल गया है, जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसे आएगा और ओरिजिन से पास करेगा और कुछ ऐसा चला जाएगा ग्राफ। तो इतनी क्लैरिटी हो गई। तो ये पता चल गया कि जो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के और अंदर आएगा, उसके और मतलब y एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा पैराबोला, और जितना n की वैल्यू बढ़ेगी उतना y की तरफ शिफ्ट होगा पैराबोला, ये हमने देख लिया।
फॉर एग्जाम्पल अब हमें अगर ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू 3x² का ग्राफ बनाना हो, अब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू 3x², जो ये वाला कर्व है इसको C2 बोल देता हूँ, रेड वाले को C2। अब मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 3x²। तो जब जब कोफिशिएंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो x² का जो कोफिशिएंट है वो अगर 3 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम इसी लाइन की बात करें x इक्वल टू 2 लाइन की, जब x इक्वल टू 2 लाइन पर बात करें अगर, तो यहाँ पे अगर मैं x वैल्यू 2 डालता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा y की वैल्यू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से मिल जाएगा y की वैल्यू 12। इसका ये मतलब हुआ कि इसी लाइन पे जब ये वाला कर्व कट करेगा तो कहीं ना कहीं अगर ये 8 है तो यहाँ पे कट करेगा 2,8। मतलब x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर है? y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। यहाँ पे x² था, यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ गया, यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो y की वैल्यू सिर्फ बढ़ रही है, x कांस्टेंट है, मतलब x की वैल्यू सेम पे y की अलग अलग वैल्यू आ रही है, और जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ऊपर की तरफ भाग रहा है पैराबोला। तो मतलब एक पॉइंट यहाँ आएगा तो सिमेट्री से एक पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और यहाँ से पास कर रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये और किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, और y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जब n की वैल्यू बढ़ रही है जो ग्राफ बन रहा है पैराबोला वो y एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है इस तरह से। तो अगर हम n की वैल्यू और कम करें, सपोज x² था, तो अगर मुझे n की वैल्यू कम करना हो, n की वैल्यू अगर मुझे करना हो हाफ, y इक्वल्स टू 1/2x² का ग्राफ बनाना हो, और अगर ये C1 कर्व है y इज इक्वल्स टू x² का, तो जैसे ही कोफिशिएंट कम हुआ x² का 1/2 हो गया जब, तो ग्राफ क्या होगा, और y एक्सिस से दूर भागेगा, y एक्सिस से दूर भागेगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख लिए कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसपे हम देख पाएंगे कि जो कर्व जितना नीचे रहेगा उसकी y की वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू और कम हो रही है, हाफ हो गई है, हाफ x²। तो यहाँ से जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये बनेगा y इक्वल्स टू हाफ x² का ग्राफ। ये जो कर्व C4 है, ये ब्लैक वाला C3 है, y इक्वल्स टू 3x²। जो C4 है ये हो गया y इज इक्वल्स टू 1/2x² का कर्व। तो हम ये मेजर कर पाए कि जब n की वैल्यू कम हो रही है तो जो पैराबोला बन रहा है वो y एक्सिस से दूर की तरफ खुल रहा है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो पैराबोला y एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। अगर ऐसे करते करते हम n की वैल्यू को इतना कम कर दें कि टेंडिंग टू 0 चला जाए, सपोज अभी 0 नहीं करते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 1/8 कर लूँ, 1/8x², तो ये अब समझ में आ रहा होगा हमें कि जब हमने कोफिशिएंट x² को और कम कर दिया तो ग्राफ जो होगा और इधर की तरफ भागेगा, y एक्सिस से दूर जाएगा। और करते करते जैसे और जब n की वैल्यू और कम होती जाएगी, सपोज टेंडिंग टू 0 हो गई, जैसे ही n टेंडिंग टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट n की वैल्यू 0 हो जाए अगर, तो y की वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है, x एक्सिस ही तो होती है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0 की लाइन, x एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराबोला है ऐसे शिफ्ट होते 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 एक टाइम ऐसा आया कि जब वो पूरा x एक्सिस को वो पूरा कवर कर लिया, ऐसे शिफ्ट होते होते भागते भागते y एक्सिस से दूर, ये हो गया ऐसे। और n की वैल्यू और कम करेंगे अगर, जैसे जैसे n की वैल्यू कम करेंगे ग्राफ क्या होगा, ऐसे भागते y एक्सिस उतना दूर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब n की वैल्यू करते करते टेंडिंग टू 0 और फिर एग्जैक्ट 0 हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 की लाइन, दैट इज x एक्सिस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे n की वैल्यू कम होते जा रही है पैराबोला नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो अब हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, तो अगर इसको ऐसे समझे कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना ऊपर उठेंगे, जितना मेहनत करते हैं लाइफ में उतना ऊपर उठेंगे। और एक चीज और मेहनत करते हैं उस साइड डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो हमेशा नीचे ही चले जाएंगे। अगर पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में तो ग्राफ हमेशा ऊपर बनेगा। ग्राफ में भी वही है, अगर इसका जो कोफिशिएंट x² का वो अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऊपर, और अगर निगेटिव हुआ, जैसे हम लाइफ में भी अगर निगेटिव होते हैं तो हमेशा नीचे गिर जाते हैं फिर। तो जैसे अगर इसका तो मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए और ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए, तो n की वैल्यू बढ़ रही है और n की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
और और जब रिवर्स क्या होगा इसका, सपोज एन की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गई, जब एन की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गई तो वाई की वैल्यू भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाई एक्सिस की तरफ इतना शिफ्ट हो जाएगा कि जब एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, एन की वैल्यू सपोज 1000 10,000 करते 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 ऐसे इन्फिनिटी तक टेंड करेगा, जो ग्राफ बनेगा इसका वो वाई एक्सिस से एकदम एकदम टच करता हुआ निकलेगा, ऐसा कुछ ऐसा समझ लो कि वाई एक्सिस को टच करता हुआ ग्राफ आएगा और ऐसा जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वाई एक्सिस और ये पैराबोला में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को कवर कर लिया था, जब एन की वैल्यू 0 हो गई तो एक्स एक्सिस को कवर कर लिया। अब जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो वाई एक्सिस को कवर कर लेगा पैराबोला। तो वो पैराबोला कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा होगा, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, होगा वो पैराबोला। लेकिन जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो वो वाई एक्सिस को ऐसा लगेगा कि वाई एक्सिस पे ही पैराबोला आ गया है, कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा दोनों के बीच में। तो क्लियर है। तो एक्स एक्सिस से लेकर के वाई एक्सिस की तरफ कैसा मूवमेंट हो रहा है पूरा पैराबोला का जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ सपोज यहाँ पे भी 0 पे है, अभी ग्राफ 0 पे था, y इज इक्वल टू 0 की लाइन, लेकिन उसने क्या किया, मेहनत सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में मेहनत किया, मतलब पॉजिटिव थी एन की वैल्यू। अगर निगेटिव होती तो ग्राफ नीचे बन जाता, अगर निगेटिव होती एन की वैल्यू तो ग्राफ नीचे की तरफ बन जाता, डाउनफॉल हो जाता ग्राफ का। बट एन की वैल्यू पॉजिटिव है और वो बढ़ते जा रही है, तो वो क्या करेगा, 0 पे था, 0 से बढ़ते बढ़ते ऐसे करते करते इतना बढ़ेगा कि वो वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा पूरा एक टाइम पे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा समझो कि जब एंड हम पंजा लड़ाते हैं, जब पंजा लड़ाते हैं, जो हमारे पास बहुत ताकत होती है, और जैसे जैसे हम ताकत हमारी कम होती है तो हमारा हाथ क्या होता है, नीचे गिरता है। जब हमारा हाथ नीचे गिरा होता है तो हमारा ताकत कम हो रही होती है। तो सेम इसमें भी वही है, हमारा ताकत कम होता है, मतलब एन की वैल्यू कम होती है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू कम होगी, हमारा ग्राफ भी क्या होगा, नीचे की तरफ झुकते चला जाएगा वाई एक्सिस से। तो सेम वैसा ही लॉजिक इसमें भी है। तो जब ताकत बहुत थी तो वाई एक्सिस की तरफ था, ताकत कम होती चली गई, ग्राफ मेरा नीचे गिर गया। मैं अभी नीचे पे था, मैंने मेहनत किया, सही डायरेक्शन में मेहनत किया, मतलब एन की वैल्यू पॉजिटिव है और एन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। मैं लाइफ में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठते चला जा रहा हूँ, और इतना ऊपर उठूंगा कि एक दिन वाई एक्सिस को टच कर लूंगा। ठीक है, तो ये था y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर का पूरी तरह से क्लैरिटी। एन की वैल्यू पूरी रियल नंबर, जब एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो एक्स एक्सिस, एन की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी तो वाई एक्सिस पे ग्राफ कहीं ना कहीं उस पे आ रहा होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। और जब एन की वैल्यू निगेटिव होगी सारा वही चीज नीचे की तरफ हो जाएगा, जितना ऊपर की तरफ बना हुआ ग्राफ है वो सारा उठ के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये था पूरा y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर के बारे में। तो अब कोई डाउट नहीं होगा कि y की एन की वैल्यू 2 हो रही है, 3 हो रही है, तो क्या होगा ग्राफ। इसके अलावा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो ग्राफ का, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से। तो मैंने 3 कर्व ले लिए, C1 C2 C3। कर्व 1 का इक्वेशन है y इज इक्वल टू n1 एक्स स्क्वायर, कर्व 2 का इक्वेशन है y इज इक्वल टू n2 एक्स स्क्वायर, और कर्व 3 का इक्वेशन है y इज इक्वल टू n3 टाइम्स में एक्स स्क्वायर। तो मुझे कमेंट्स करने हैं, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही है तो ये कमेंट करना है मुझे। मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता क्या है, वो हमें सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा फिर। तो अभी हमने बताया, जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम एक्स एक्सिस की तरफ होगा जब ग्राफ, तो जब हम 0 पे होंगे पूरी तरह से, तो वहां पे हमें मेहनत करने की जरूरत होती है। मेहनत करेंगे जितना उतना ऊपर उठेंगे, और मेहनत भी सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो सही डायरेक्शन का क्या मतलब है कि एन की जो वैल्यू बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे मतलब एन की वैल्यू को बढ़ाएंगे, और सही डायरेक्शन का क्या मतलब है कि एन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर निगेटिव हुई तो ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर जीवन में ऊपर उठना है तो जहां पे भी हो, अभी सपोज नीचे हो सबसे, तुम्हें मेहनत करना है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। जब सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो ग्राफ हमारा अपने आप ऊपर की तरफ बन जाएगा, प्रोग्रेस का। तो यहाँ पे हैं हम, तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस से जब हम चलेंगे एक्स एक्सिस से, तो सबसे पहले जो मुझे मिलेगा, जो पहला कर्व मिला सबसे पहले, उसका एन सबसे कम होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जितना आगे जाएंगे उतना एन की वैल्यू बढ़ेगा। तो जब हम एक्स एक्सिस से चलेंगे, अपने पेन को चलाएंगे, जब जो पहला कर्व मिलेगा मेरे को, उसका एन की वैल्यू सबसे कम होगी, बाकी जो कर्व पड़े होंगे इस टाइप के, इस नेचर के। तो जो इसका एन होगा, C3 का एन कितना है, n3, इसका मतलब ये सबसे कम होगा, n3 सबसे कम होगा। उसके बाद जब जाएंगे तो हमें मिलेगा C2, इसका मतलब C2 की जो इसका एन होगा, इसका इस वाले से बड़ा होगा, C3 वाले से। इसका मतलब ये जो n2 है n3 से बड़ा हो गया, क्लियर है। और जब हम सबसे लास्ट में जिससे मिलेंगे, एक होता है ना कि पहले
लो लेवल के जो पूरी हायरार्की बनी होती है, तो सबसे नीचे वाले लेवल से बात करेंगे, फिर जितना ऊपर जाएंगे उतना मेहनत करते करते आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी हायरार्की ले ले, तो जितना ऊपर जाएंगे बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। सबसे लास्ट में जो सबसे मेहनत के बाद मिलता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जो बहुत मेहनत करने के बाद जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जब सबसे लास्ट में मेहनत करते करते हम जब C1 के पास पहुंचे, तो हम पाएंगे कि जो C1 की जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, N1 जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो N1 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N3, ये तो हमने देख लिया अपने लॉजिक से कि जब एक्स एक्सिस से चलेंगे जितना ऊपर जाएंगे उतना N की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सबसे ऊपर है C1, इसका मतलब सबसे ज्यादा N1 की वैल्यू इसकी हो जाएगी। C2 और C3 ये हो गया। और अगर हम चाहें तो लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जहां पे भी ये पॉइंट्स, ये लाइन जो कर्व तीनों कर्व को जहां भी कट कर रहा है, अगर ये C3 है तो ये Y3 मान लेता हूँ इसको, और ये Y2 और ये Y1। तो हम ये देख रहे हैं कि Y1 की वैल्यू क्या है, बड़ा है सबसे, और फिर Y2 फिर Y3। x कांस्टेंट है, y की वैल्यू बढ़ रही है। और यहाँ पे अगर हम इक्वेशन देखें, अगर एक बार इक्वेशन से समझने की कोशिश करें अगर, तो अगर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तीनों में, सिर्फ N1 N2 और N3 बढ़ रहा है, तो अगर हम पहला कर्व C3 की बात करें, तो कर्व C3 में क्या है, y इज इक्वल टू N3 टाइम्स में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और C2 और C3 कंपेयर करें, अगर इन दोनों कंपेयर करें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, सेम है दोनों में, सिर्फ फर्क कांस्टेंट का N2 और N3 का है। तो y इसमें जो है C2 और C3 में सबसे ज्यादा y की किसकी मिली है, C2 की। अगर C2 वाले कर्व में y2 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि N2 की वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, दोनों में सेम है। तो इसका मतलब N2 ग्रेटर देन होना चाहिए N3 से, N2 ग्रेटर देन N3 होना चाहिए फिर, और वही है भी। तो अगर बात करें फिर y1 की टर्म में लिख लिया इक्वेशन, तो N1 की टर्म में लिखना हो तो जहां पे y1 है वहां पे x1 कर लेना, पर ये ध्यान रखना कि ये कर्व C1 हो और y1 हो, तभी ये होल्ड करेगा। तो N1 के टर्म में रिलेशन मिल गया मेरे को। अब मुझे 4 ऑप्शन देके कमेंट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये रिलेशन मिल गया मेरे को N1 N2 और N3 के बीच में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, N1 ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2 सही है। आगे बढ़ते हैं, N2 लेस देन N3, N2 लेस देन N3, N2 तो बड़ा है N3 से, यहाँ लेस देन दिया, ऑप्शन गलत हो गया फिर ये। दूसरे क्वेश्चन की रिलेशन की बात करते हैं, N2 ग्रेटर देन N3, N2 ग्रेटर देन N3 सही है, एंड N3 लेस देन N1, N3 लेस देन N1 सही है, क्योंकि N1 बड़ा है N3 से, N1 बड़ा है N3 से, तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। N1 ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2 सही है, एंड N3 ग्रेटर देन N1, N3 छोटा है N1 से, पर यहाँ ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बस ये रिलेशन निकालेंगे तो ये तो अपने आप निकाल लेंगे। N3 लेस देन N1, N3 लेस देन N1 बोला है, ऑब्वियसली छोटा ही है N3, N1 बड़ा है सबसे, तो N3 तो छोटा ही होगा N1 से, एंड N2 ग्रेटर देन N3, N2 बड़ा ही है N3 से, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी और डी। इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए बी और डी। तो इस क्वेश्चन को वापस देखना, वापस से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कैसे हुआ है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो फिर जो y इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर हम पढ़े आज का टॉपिक था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार लास्ट बता देता हूँ, जब हम एक्स एक्सिस की तरफ से जब बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो हमारा n की वैल्यू जो होगा वो बढ़ रहा होगा। जो सबसे पहले ग्राफ मिलेगा उसका सबसे कम n की वैल्यू होगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा धीरे धीरे n की वैल्यू। तो यही कॉन्सेप्ट था y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर पे। बाकी जो पॉजिटिवली था, अगर निगेटिवली पढ़ना होगा तो बस y की जहाँ पे कोफिशिएंट है n एक्स स्क्वायर का, वहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब सारे ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएंगे। तो ये टॉपिक था आज का, y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर। पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया कैसे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग कैसे हो रही है, किधर भाग रहा है y एक्सिस की तरफ या फिर x एक्सिस की तरफ। तो आज का इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Let it bang, bang.